आरआरबी एनटीपीसी का 7th फेज का एग्जाम यहाँ पे शुरू हो गया है। मतलब कि 23 जुलाई से शुरू हो जाएगा। और ऐसे में आपके पास नोटिफिकेशन आ भी गई होगी कि आपका एग्जाम कब, कहाँ और किस सेंटर पे होने वाला है। ओके, तो फिलहाल आपके पास अब ज्यादा समय है नहीं, और ऐसे में अगर किसी एक बेस्ट एक्सपर्ट से आप पूछोगे क्या करना चाहिए, तो उसका सीधा सा सिंपल जवाब होगा, दो चीजें करनी चाहिए। पहली चीज ये है कि प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए ना, उनको एक बार ध्यान से पढ़ लो। दूसरी चीज, उनके ऊपर प्रैक्टिस करो। तो मैं दोनों ही चीजें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि मैं आपको किस तरीके से इन दोनों ही चीजों को सेशन में लेके आने वाला हूँ। पहला चीज ये है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसमें मैंने 5th फेज में जो सवाल पूछे गए थे, अभी रिसेंट में 6 फेजेस हो चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी के, उनमें से 5वें फेज में जो सवाल पूछे गए थे ना, उन प्रश्नों को मैं यहाँ लेके आया हूँ। इसके बाद जितने भी फेजेस हुए हैं, पहले दूसरे, अभी कोई भी नहीं लेके आया हूँ, ये 5वां फेज ही मैं लेके आया हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इसके बाद छठा फेज, उन सभी फेज के प्रश्न भी मैं आगे की वीडियो में रोजाना के बेसिस पे लेके आऊंगा। इसलिए आपको उन सभी वीडियोस को देखना है। और ऐसे में अगर आप ये सारे प्रश्नों को देख लेते हो, तो आपको पता होगा कि जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, उन सभी पेपर में कहीं ना कहीं प्रश्न रिपीट हुए हैं। हालांकि ये रिपीट प्रश्न जो होते हैं वो कुछ अलग तरीके से भी हो सकते हैं, है ना, या फिर डिट्टो भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। तो अगर डिट्टो प्रश्न आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने पहले से ही पढ़ाई कर रखी है। और दूसरी चीज, अगर रिपीटेड नहीं है तो इन्हीं प्रश्नों के बिहाफ पर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ रोजाना जीके का डोज एक हर रोज, ये वाली वीडियोस। और ये वीडियो में मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूँ जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं के आधार पर ये पूरी वीडियोज होती है, और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, जिन्हें आप वीडियो के साथ साथ में प्रैक्टिस के तौर पे दे सकते हो। और अगर आपको नहीं आता है तो उनकी प्रैक्टिस करके साथ साथ उन्हें लर्न भी कर सकते हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दोनों ही सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इन दोनों ही वीडियोस को आप दिन में अप्रोक्स 2 बजे मैं अपलोड कर देता हूं। तो 2 बजे आप देख सकते हो, प्रीमियर होता है लाइव। इसके अलावा आप कभी भी दिन में देख सकते हो। तो आपके पास पूरा का पूरा टाइम होगा इन सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप इन सभी चीजों को देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवशंकर तिवारी, और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, यहाँ पर टेलीग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करें, क्योंकि इस वीडियो की जो पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, और इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे तुरंत देख लें। क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हम भी यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेंगे और शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, और इन प्रश्नों को देखो, करने का क्या सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप इन प्रश्नों को करो और उसे रिमेंबर करो साथ में। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, बस पढ़ना है, पढ़ना है, बस पढ़ते रहोगे तो ही याद हो जाएगा। और इसे एक बार वीडियो में देखो, इसके बाद मैं पीडीएफ अगले दिन यानी कल अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसे रिवाइज करो, 2-3 बार रिवाइज कर लो, बस हो गया काम। और ये आसान है, सब कुछ याद करना बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, और उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ही भाषाएं समझ में आती होगी। और अगर किसी भाषा में दिक्कत होती है तो दूसरी भाषा आपको आती है। तो देखिए पहला प्रश्न है क्या, मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है ना, मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, ये आपको आंसर करना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है ऐसे बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, उनकी वीडियो में ऑलरेडी देखो, जीके का डोज एक हर रोज में मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आप वहां पे जाके देखो कि और जितने भी थर्मल पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, वो कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पर मैं डिटेल में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा है, 84 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो अगर मैं सारे प्रश्नों को डिटेल में बताने लगूंगा तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, और ऐसे में आप भी बोरिंग फील करने लोगे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ प्रश्नों को कराऊं जो प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को मैं करा देता हूँ, आप इसे ध्यान से देख लो। और बाकी के जो डिटेल्ड होंगे इनके आधार पे, जो मैंने जीके का डोज एक हर रोज में कराया है, उनको आप देख लो। आपकी पूरी तैयारी हो गई, और आपका जीके का जो प्रश्न है 40 प्रश्नों का, वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है क्या, कैनन्स फिल्म फेस्टिवल इज कंडक्टेड इन विच कंट्री, कौन से देश में आयोजित किया गया था कैनन फिल्म महोत्सव। तो आपका जो आंसर है वो कैंस, फ्रांस, फ्रांस का एक सिटी है कैंस, वहां पर इसको आयोजित किया गया था। तीसरा प्रश्न है क्या, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। विश्व ब्लड डोनर दिवस, है ना, ब्लड दाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये होता है 14 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड, है ना,
राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो हैदराबाद भारत में है। ये जो जितने भी संस्थान होते हैं, इन संस्थान के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है ना। तो ऐसे प्रश्न बहुत पूछ जाते हैं। इन प्रश्नों को भी मैंने करा रखा है ऑलरेडी, बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी करा रखी है जिंक कडोजे खरोज में, आप वहां जरूर जाओ, उन्हें देखो और समझो। चलो अगला प्रश्न है, 2019 में एशियाई फुटबॉल कप कहाँ आयोजित किया गया था? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 2019 से आया था क्योंकि 2019 में ही एनटीपीसी का फॉर्म आया था शायद इसलिए। तो ज्यादातर जो एशियाई कप या कॉमनवेल्थ गेम के जो प्रश्न थे ना, वो पिछले साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, और जो ये ओलंपिक्स जो हुए थे वहीं से वो प्रश्न पूछे गए थे। तो ओलंपिक में जो विजेता रही थी पिछली बार, और जितने भी एशियाई गेम हो चुके हैं उन सभी को आप रिमेंबर करना, वहां से ही प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए वहीं से आएंगे भी। अभी टोक्यो ओलंपिक शुरुआत हुई है, तो अभी इतना रिसेंट में पेपर बनानी होगा, क्योंकि पहले से जो पेपर बना है वहीं से प्रश्न पूछेंगे। तो अभी रिसेंट का करंट अफेयर आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात में यहाँ पर 2019 में फुटबॉल कप का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? है ना, सत्यशोधक समाज की स्थापना आपको पता है कि महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 24 सितंबर 1873 को, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न को मॉडिफाई अगर करना चाहेगा तो कैसे कर सकता है? वो ये कर सकता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी। तो इसलिए ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा, 24 सितंबर 1873 को ज्योतिराव फूले द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? ना, नेपच्यून। आपको पता होगा कि हमारा जो सोलर मंडल है उसमें कुल 8 ग्रह हैं। जो स्टार्टिंग में सन के सबसे पास है वो बुध होता है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, बृहस्पति और शनि, उसके बाद नेपच्यून नेपच्यून आता है, सैटर्न आता है, फिर नेपच्यून आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सबसे आखिरी वाला है। पहले क्या था, प्लूटो था सबसे दूर, लेकिन उसे अब कंसीडर नहीं किया जाता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, बेलगाम किस राज्य में? बेलगाम ये पता है किस लिए फेमस है? आपको पता होगा, ये कर्नाटक में है। और बेलगाम फेमस इसलिए था क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक ही मात्र जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, कांग्रेस अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे, और वो जो जगह था वो बेलगाम था, है ना। बेलगाम में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी में महात्मा गांधी ने को बनाया गया था प्रेसिडेंट, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। चलिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक किस चीज से संबंधित है? संविधान संशोधन विधेयक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिटी का प्रश्न है और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, खासकर जो लेटेस्ट में संविधान संशोधन हुए हैं। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए जो सामान्य वर्ग के गरीब परिवार के जो लोग थे, जिनकी इनकम काफी कम थी, ऐसे लोगों को 10% का आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरियों में। तो उसी के आधार पर ये 124वां संविधान संशोधन यहाँ पर लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? ना, स्विफ्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये एब्रिविएशन भी यहाँ पे पूछा जाता है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ महात्मा गांधी मदर? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, और एक वन लाइनर क्वेश्चन है, और इसीलिए ऐसा लगता है जैसे कि ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को नहीं आता है ना। तो आपको इनको रिमेंबर करना है, बस ये एक बार पढ़ने से याद हो जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन रिपीट करता है तो आपको बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप कर लोगे, ठीक है। महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतली बाई गांधी। चलिए अगला प्रश्न है, द्वारका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ना, द्वारका मंदिर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, और आपको पता होना चाहिए कि गोमती नदी जो है वो लखनऊ जो शहर है वो गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बैंक खाते पर ब्याज नहीं मिलता है ना। आप जो बैंक में खाते खुलाते हो, सेविंग अकाउंट खुलाते हो, सेविंग अकाउंट पर ब्याज मिलता है, लेकिन अगर आपने करंट अकाउंट खुलाया है यानी कि चालू खाता जो होता है ना, उसके ऊपर ब्याज नहीं मिलता। अब सेविंग अकाउंट और चालू खाते में फर्क ये होता है कि सेविंग अकाउंट के में पैसा आप लिमिटेड होता है उसमें डालने और निकालने का, लेकिन करंट अकाउंट में आप दिन में चाहे जितनी बार निकालो डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उस पर ब्याज नहीं लगता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी हो, रेलवे हो, बहुत बार पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है कावेरी नदी, है ना। अगला प्रश्न है, शशि थरूर किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं? शशि थरूर काफी फेमस रहते हैं, इंग्लिश राइटर हैं,
काफी अच्छी इनकी किताबें नॉवेल्स आती हैं, है ना, उनको भी आपसे को भी कई बार पूछा जाता है इनके नॉवेल्स के बारे में, तो आप उनके बारे में भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। तो शशि थरूर जो है वो तिरुवनंतपुरम कांग्रेस के लीडर हैं, वहां से बिलोंग करते हैं। चलिए, सड़े हुए अंडे की तरह कौन सी गैस की गंध आती है ना, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे याद रखना, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। H2S इसका केमिकल फॉर्मूला होता है और यह एक रंगहीन गैस होती है, ठीक है। और इससे पता है सड़े हुए अंडे की तरह बहुत ही बदबूदार इसमें से गंध आती है, जो काफी ज्यादा मतलब सहनशील नहीं होता है। चलिए, हर्ट्ज इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ, हाँ, हर्ट्ज को मेजर करने की क्या इकाई है, कौन सी किसकी इकाई है हर्ट्ज, तो आपको पता होना चाहिए कि हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई होती है, आवृत्ति का एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज। चलिए, अब आवृत्ति क्या होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, कोई भी चीज कितनी बार एक सेकंड में कितनी बार हो पा रहा है उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप एक सेकंड में एक बार सांसें लेते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। और अगर कोई व्यक्ति है एक सेकंड में ही 10 बार सांसें ले रहा है तो उसकी 10 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, हालांकि इतना पॉसिबल नहीं होता, है ना। चलिए, पंचवटी तीर्थ किस राज्य में स्थित है, पंचवटी, वही पंचवटी जहाँ पे भगवान रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी विराजमान हुए थे, तो ये नासिक महाराष्ट्र में है पंचवटी। काफी अच्छा तीर्थ स्थल है, आपको घूमने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। अच्छा, रानी की वाव, आपको पता होना चाहिए रानी की वाव फेमस क्यों हो गया है, क्योंकि रानी की वाव जो है भारतीय नोटों पे छपे हुए हैं। तो कौन से नोट पे छपे हैं, आप जरा आंसर करिएगा कमेंट में कि रानी की वाव कौन से नोट पे छपे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो भारत के जो नोट्स हैं, चाहे वो 2000 के हो, 500 के हो, 100 के हो, 200 के हो, उन सभी नोटों पे कोई ना कोई पिक्चर अलग से लगी हुई है। उन सभी पिक्चर के बारे में मैंने अपने जीके का रोज एक हर रोज वाले वीडियोस में बनाया हुआ है, तो आप उसे देख लेना। और अगर आपको नहीं पता है तो याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि 200 के नोट पर किसका फोटो लगा हुआ है, 500 के नोट पे कौन सी आकृति बनी हुई है, जैसे रेड फोर्ट बना हुआ है, 2000 वाले पे मंगलयान बना हुआ है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो यहाँ पर रानी की वाव के बारे में पूछा गया है, तो ये कहाँ पे है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, पाटन शहर में। चलिए, अगला प्रश्न है, सैयद वंश के दौरान दिल्ली का पहला शासक कौन था, है ना, तो ये था खिज्र खान। खिज्र खान जो था वो सैयद वंश का पहला शासक था, और इसका शासनकाल यहाँ पर 1414 से लेकर 1421 तक रहा था। चलिए, अगला प्रश्न है, वॉन वर्मन पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया था, वॉन वर्मन अवार्ड हैज बीन गिवन, तो ये किसको दिया गया था, तो इसरो के जो चीफ है ना, शिवान उनका नाम है, उन्हीं को दिया गया था, वो चीफ हैं और बहुत सारा अच्छा काम किया उन्होंने यहाँ पर, तो काफी अच्छा उनके परफॉर्मेंस की वजह से दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, 2020 में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के, तो वो है आश्विन भाटिया जी। ये प्रश्न पूछा जाता है बैंकों के प्रबंधक के नाम को लेकर के, तो जितने भी भारत में खासकर से जो भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है उन सभी के बारे में आपको याद करना होगा। और जैसे कि आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, इसके अलावा पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इन सभी के बारे में आपको जान लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, पोंगल महोत्सव किस राज्य में स्थित है ना, फेस्टिवल से लेकर के भी प्रश्न आते हैं। पोंगल महोत्सव किस राज्य में स्थित होता है, तो वो होता है तमिलनाडु में। वैसे ही ओणम से भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि ओणम कहाँ पर मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है केरला में। चलिए, अगला प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, हेड क्वार्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो ज्यादातर जो बैंक है ना उन सबका मुख्यालय जो है वो महाराष्ट्र मुंबई में ही है, लेकिन कुछ ऐसे बैंक मुख्यालय हैं जो दिल्ली में ही है या फिर अलग जगहों पर भी हैं, तो मुख्यालयों के नाम को भी आपको याद रखना होगा। देखो, अभी के टाइम क्या है ना कि अभी के क्या हो रहा है कि अभी के पास आपके पास बहुत सारा कम टाइम है, तो ऐसे में आपको इन प्रश्नों को एक बार पढ़ना होगा, और इसके बाद इनसे रिलेटेड जैसे कि मुख्यालय से प्रश्न आया हुआ है तो उनका एक चार्ट आप ओपन करो, उन्हें आप पढ़ लो, ठीक है, एक बार देख लो, आपको रिमेम्बर हो जाएगा, तो ऐसे में आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी बहुत ही कम टाइम में, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है ना, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिण ओर पे स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति किस स्थान से शुरू हुई, देखो ये प्रश्न जो है ना, ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, और हालांकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो आपको बिल्कुल याद होगा, है ना, ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। तो मेरठ में शुरू हुआ था, मंगल पांडे जी ने वहां पे शुरुआत की थी, वो एक सिपाही थे और उन्होंने इसका विरोध किया था, और सबसे पहले उन्होंने वहां पर शुरुआत किया था। आगे चल के ये आंदोलन काफी बढ़ा था और रानी लक्ष्मीबाई इसमें हीरो के रूप में एज अ रिप्रेजेंट हुई थी। चलिए, यहाँ पे छोलिया लोक नृत्य किस भारतीय राज्य में संबंधित है,
देखो लोक नृत्यों से भी संबंधित मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उन्हें देखना जा करके। तो छोलिया लोक नृत्य जो है वो उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है, जो भारत के कुमायूं मंडल में, कुमायूं एक जगह है उत्तराखंड में, वहां पर ये काफी ज्यादा फेमस है। पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, है ना, पाणिनि लेखक थे और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी, ठीक है, जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न है, 2019 में टेस्ट क्रिकेट मैच जीतने वाले सबसे कम उम्र की कप्तान कौन थे? तो भाई राशिद खान को आप जानते ही होंगे, काफी अच्छे प्लेयर हैं, काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं और इनको कैप्टन बनाया गया था, और इतिहास के सबसे कम उम्र वाले ऐसे कैप्टन बने जिन्होंने मैच को जीता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है ना? ये जो फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशक सिद्धांत और कुछ अलग आर्टिकल जो राज्यों से और केंद्र से संबंधित है। इसके अलावा राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, देखो राष्ट्रपति के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और उसको मैंने एज अ लेक्चर लिया है ना, पूरा डिटेल, और उसके बाद उसी के आधार पर मैंने 60 एमसीक्यूज भी कराए हुए हैं दूसरे वीडियो में। तो दोनों वीडियो आप देखना जा करके, राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं वो सभी आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो भारत की जनगणना में सबसे अधिक आबादी कहाँ पर है? मुंबई में है। काफी लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बहुत सारे जगहों से, पूरे भारत से लोग यहाँ पे जाते हैं, विदेशों से लोग यहाँ पे आते हैं, है ना। माया नगरी के नाम से जाने वाली मुंबई सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर रहती है। चलिए अगला प्रश्न है, 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था, बिल्कुल। तो ये क्या पूछा गया प्रश्न, इन 2019 प्रवासी भारतीय दिवस वाज हेल्ड, तो कहाँ पर किया गया था ना? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है ना वो बनारस में किया गया था, मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन यहाँ बनारस में किया गया था 21 से 23 जनवरी के बीच में। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता है क्या? जनवरी में ही मनाया जाता है, वो डेट आप मुझे बता देना कमेंट में जरूर करके, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, 2007 में टाटा समूह में कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया था? सुपर कंप्यूटर काफी बड़े कंप्यूटर होते हैं और इनका यूज जो होता है काफी वेदरिंग कंडीशन को जानने और काफी टिपिकल काम को करने के लिए होता है। तो इसका जो नाम था वो इकेई था, इकेई, आप इसी तरीके से ई की ए, ठीक है, जो एक संस्कृत नेम है और ये बनाया गया था पुणे में, ठीक है, और इसे वहां पे रखा भी गया है। चलिए अगला प्रश्न है, आकाशगंगा में धूमकेतु की कोर संरचना कहलाती है? तो कोर संरचना यानी कि सबसे सेंटर जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियस बोलते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भूस्खलन के कारण उत्पन्न उत्पन्न पर्वत क्या कहलाते हैं, है ना? भूस्खलन की वजह से जो पर्वत बने हुए हैं उनको बोलते हैं वलित पर्वत, ठीक है। जहां पृथ्वी की दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में जब टकराती हैं तो वो फोल्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना, वलित पर्वत कहते हैं। जैसे कि हमारा जो हिमालय है वो एक वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है और काफी यंग भी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच क्रिकेटर वॉज गिवन पद्म भूषण इन 2018? देखो 2018 का करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया था, हालांकि पद्म भूषण अब अपडेट हो चुका है, तो आप 2018 का ना पढ़ के बल्कि 2019 का पढ़े, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पर दिया गया था पद्म भूषण अवार्ड। चलिए अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती है ना? देखो कितना आसान प्रश्न पूछा हो गया है, वैसे लोग नॉर्मली इसे नोटिस नहीं करते हैं। हर रोजाना कीबोर्ड, और कीबोर्ड जो आपके सामने रखा हुआ है उस पे भी, और जहां आप पेपर देने जाओगे वहां भी आपके सामने कीबोर्ड रहेगा, लेकिन अब बस गिनने का इतना टाइम नहीं रहेगा, है ना? क्या आप वहां पे बैठ कर 104 कुंजियां गिनो तो फिर आपको ज्यादा टाइम एक्सपेंस हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है ना, कंप्यूटर से काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए, तो वो आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, प्लांट किंगडम के उभयचर है ना, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ना, प्लांट किंगडम के उभयचर होते हैं, इन्हें उभयचर माना जाता है क्योंकि ये पता है अपना खाना खुद नहीं बना पाते, है ना। इनकी जो लिव्स होती हैं वो, अच्छा, इनकी लिव्स दो तरह के होते हैं। देखो एक तो होता है कि जो उनकी लिव्स ग्रीन तो होती हैं,
अपना खाना खुद बना पाते हैं, लेकिन उनको पानी की आवश्यकता के लिए उनके पास उनके अंदर वो क्या बोलते हैं जाइलम वगैरह नहीं होता जिसकी वजह से वो कैरी कर सके, तो इसलिए वो पानी में रहते हैं। तो इसलिए इन्हें उभयचर बोला जाता है, जो लैंड पे भी रहे पानी में भी रहे, है ना, ऐसे पौधों को बोला जाता है। चलिए कोबोल, है ना, कोबोल और फोरट्रन कौन सी पीढ़ी की भाषाएं हैं, है ना, ये लैंग्वेज हैं जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं, उनके लिए अलग भाषाएं बनाई गई थी। जैसे फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें मशीन लैंग्वेज यूज किया जाता था, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में हुआ करता था, बीट बाइनरी नंबर जिसे बोला जाता था। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी आई थी तो उसमें यूज किया गया था कोबोल एंड फोरट्रन। ठीक है, कोबोल और फोरट्रन यूज किया गया था, जिसे असेंबलर या फिर द्वारा इसे चेंज करके दोबारा से मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर रीड कर पाता था। चलिए अगला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम, है ना, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, आप इसे जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है इंडियाज ब्लैक बजट किसे बोला जाता है। देखो इंडियाज ब्लैक बजट किसे बोला जाता है, एक्चुअली हुआ क्या था कि यशवंत राय बी चौहान ने एक बजट 28 फरवरी 1973 को पेश किया था, और इस दौरान बजट का जो घाटा था वो 550 करोड़ रुपए तक का था, इसलिए इस बजट को काला बजट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आदित्य L1 काफी ही इनिशिएटिव गोल है इंडिया का, सूर्य के स्टडी के लिए, सन को पढ़ने के लिए इंडिया का एक इनिशिएशन है, और इसके द्वारा हम सन के बारे में काफी कुछ जान पाएंगे। और आपको पता होगा आदित्य से जो सन होता है सूरज होता है उसका ही एक नाम होता है आदित्य, दिवाकर, ये सब नाम होते हैं, तो इसे याद करना बिल्कुल आसान है ना। आदित्य L1 जो है अंतरिक्ष यान मिशन है सूर्य की स्टडी के लिए, सूर्य के अध्ययन के लिए। चलिए अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आगरा में है अकबर का मकबरा। चलिए यहाँ पे मनरेगा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया जिसमें 100 डेज का गारंटी स्कीम दिया गया है ना, तो ये स्कीम काफी टाइम पूछा जाता है। 2005 के एक्ट के अकॉर्डिंग ये 2006 में शुरुआत हुई थी इसकी। मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, और इसके तहत जो भी वर्कर ग्रुप हैं, जो भी लोग हैं, उनको राइट टू वर्क मिलता है, 100 दिन का काम उन्हें मुहैया कराया जाता है। तो इस तरीके से ये काफी इनिशिएटिव अच्छा था, है ना, श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा के उपाय के लिए, और लोगों को गारंटी देता है काम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर का एक प्लेटफॉर्म है जो कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई 1366 मीटर है, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास, है ना, तो काफी लंबा प्लेटफॉर्म है ये। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया से रिलेटेड मैंने जीके की डोज एक हर रोज में वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाइए देखिए, है ना। ममता बनर्जी जो थी वो भारत की पहली महिला रेल मंत्री बनी है। वैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहली महिला ये चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए सुचेता कृपलानी थी। तो ऐसे प्रश्न पूछा पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी थी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, इन प्रश्नों को आप जरूर याद रखा करें, और रेलवे में काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है ना, तो ये कुल 17 जोन है, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल, ऐसे करके बहुत सारे जोन है, कुल 17 जोन है। इनके नाम आपको याद रखने चाहिए, पूछ दिए जाते हैं क्योंकि रेलवे का पेपर है तो पूछना जरूरी है। चलिए विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है ना, दिवस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दिवस जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके देखिए वहां पे, है ना। काफी देखो जेका टू जेक हर रोज का जो सेशन है ना वो आप देखो, डेली देखो, क्योंकि वहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आप एग्जाम में। चलिए 12 अक्टूबर 1996 को हर साल यहाँ पर मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, है ना, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो इस पे लिखा है दोहराया रिपीटेड, ये प्रश्न दूसरी बार पूछा गया है 5th फेज में, है ना, मतलब पीछे वाले फेज में ये प्रश्न पूछा गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखो ऐसे प्रश्न ऑलरेडी यहाँ पर रिपीटेड हैं, तो रिपीट होना जरूरी है भाई, इतने सारे प्रश्न कहाँ से लेके आएंगे, कहीं ना कहीं तो रिपीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रथम संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो गुजरात है ना वो कपास वहां पे सबसे अच्छी होती है, लगभग 125 लाख गांठ का उत्पादन वो हर साल कर देता है। चलिए अगला प्रश्न है काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य का, है ना,
फसलों के उत्पादन जो भी मसाले हैं उनका जो उत्पादन है वो कहाँ पे होता है ना। गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, आलू का उत्पादन, धान का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका जरूर आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो कर्नाटक में भारत में काली मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ये भारत का लगभग 50% जो है उत्पादन जो है वो कर्नाटक से ही हो जाता है। चलिए भवई नृत्य शैली की बात की गई है। भवई नृत्य शैली कहाँ पर करी जाती है भारत में, तो देखो भारत में जो है राजस्थान जो है ना वहाँ का एक लोक नृत्य लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है, भवई। चलिए इसे आप याद रखिए। इसके अलावा कालबेलिया डांस जो है वो राजस्थान का ही है। घूमर डांस जो है वो राजस्थान का ही है। तो ऐसे राजस्थान से रिलेटेड जो डांस होती है, या फिर गिद्धा की बात करें, भांगड़ा की बात करें तो पंजाब का है। तो ये जो लोकल डांस होते हैं ना, आप इसको लर्न करा करो, ठीक है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा बजट समझौते में आने वाले विफलता के बाद किस देश की संसद केसेट आधिकारिक रूप से भंग हो गई थी। तो केसेट जो है ना वो केसेट नहीं है, इसको एक्चुअली बोलते हैं सिनेट, है ना, नेसेट। इसे नेसेट बोलते हैं, हिंदी में इसे केसेट लिख दिया गया, ये गलत है। इसे पढ़ते हैं नेसेट, ठीक है। नेसेट जो है वो इजराइल का संसद है जिसे 2020 में भंग कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिका जीवन चक्र कितना है, रेड ब्लड सेल कितने टाइम तक हमारे बॉडी में जिंदा रहती हैं। तो इसका कुल पीरियड 120 दिनों का होता है ना। ये 100 से 120 दिनों तक रक्त का संचार करती हैं, उसके बाद इनका डेथ हो जाता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। देखो बंगाल जो का विभाजन जो था अंग्रेजों के द्वारा किया गया था 1905 में, और इसी विभाजन के बाद ही वहां पर काफी ज्यादा आंदोलन शुरू हुआ था, खिलाफत आंदोलन हो गया था, ठीक है। तो और हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए एक्चुअली ये अंग्रेजों ने अपना चाल चली थी, बट उसमें सक्सीड नहीं हो पाए थे। फाइनली दोनों ने मिल करके खिलाफत आंदोलन किया था, और दोबारा से जो है 1911 में बंगाल को लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक में शामिल करना पड़ा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने बंदर पुनर्वास केंद्र की स्थापना की है। तो तेलंगाना में यहाँ पर बंदरों के लिए पहला बचाव पुनर्वास केंद्र स्थापित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य, बिल्कुल ये जो नृत्य है ना जिसे हम क्लासिकल डांस कहते हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, जो कि लगभग 8 है, जिसमें कथकली हो गया, कथक हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, है ना। ये सभी डांस फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके ऊपर ही मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, उन्हें भी आपके जाके देखिए, है ना। बहुत सारे प्रश्न मैंने किए हुए हैं भाई, आप उसे जाके देखिए। तो केरल का है डांस कथकली, मोहिनीअट्टम भी केरल का ही है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी, है ना, 16 अप्रैल 1853 में पहली बार भारतीय रेल थाने से लेकर मुंबई तक चलाई गई थी, है ना। तो ये डेट आप याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है। तो दक्षिण पूर्व, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि मुख्यालय 17 है, कुल जो हेडक्वार्टर है वो 17 है, उनमें से कौन सा मुख्यालय कहाँ पर है ये पूछा जाता है, आप उसे याद रखिए, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे जो है वो कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो एस रामनाथ जी ने। इसकी स्थापना 1925 में एस रामनाथ ने की थी, और इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक्चुअली इसका स्थापना करने का मकसद जो था वो था ब्राह्मणवाद के खिलाफ भारत में तमिलनाडु आंदोलन का नेतृत्व करना, आत्मसम्मान, है ना, इसके लिए इन्होंने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। बिल्कुल, जो आप फोटोसिंथेसिस देखते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना दिन में प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। इसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो उसमें सबसे जरूरी चीज क्या होता है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, और साथ में पानी और सूरज का होना, तब जाकर के वहां पर प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। चलिए अगला प्रश्न है, केवल ब्रह्मा का मंदिर स्थित है ना, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये है पुष्कर, राजस्थान में, और कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे भारत में आप ढूंढोगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, कौन नहीं जानता इनको। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत की राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। काफी अच्छे साइंटिस्ट थे, इन्होंने भारत को अग्नि मिसाइल दी, पृथ्वी मिसाइल दी, है ना, नाग मिसाइल दी। मिसाइल की बात करें तो यहाँ पे पटना के नाम से आप इन्हें याद रख सकते हैं, पी से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, है ना, नाग, ये सारी मिसाइलें एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा डेवलप की गई थी। इवन दैट पोखरण जो परमाणु विस्फोट इंडिया ने किया था और वहां पर अपना टेस्टिंग की थी, उसमें भी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपना काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर
दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसको मिला था 2020 में? तो फिल्म सुपर 30 काफी अच्छी फिल्म है। आनंद कुमार जी मैथमेटिशियन आईआईटी के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर थे, उनके बिहाफ पे ये मूवी बनी हुई थी और इसे मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सुपर 30 को। चलिए अगला प्रश्न है, धौलाधार श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थित है ना? धौलाधार श्रेणी कहाँ पर स्थित है? हिमालय की श्रेणियों में। तो ये जो हिमालय है ना, हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है और ये जो है यहाँ पर कंकड़ मंडी आदि जो है वो उगते हैं। धर्मशाला जो कि राज्य यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहां पर ये जो पूरा का श्रेणी है वो सब क्या है, धौलाधार श्रेणियों में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कांगड़ा जिला यहाँ का मुख्यालय है, कांगड़ा घाटी भी है यहाँ पर और ये दक्षिण दिशा में स्थित है और इसे चंबा से विभाजित किया जाता है। देखो चंबा वहाँ पे वैली है ना, चंबा वैली है जिसे ये विभाजित करता है। और यहाँ पे देखो धर्मशाला एक चीज के लिए और फेमस है, धर्मशाला में ही जो तिब्बती जो लोग हैं उनके जो गुरु होते हैं ना, जिनका नाम होता है दलाई लामा, वो यहाँ पर निवास करते हैं। ज्यादातर तिब्बती जो है ना वो धर्मशाला में ही निवास करते हैं। भारत ने उनको शरण दे रखी हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कानून बनाव का अंतरिम अधिकार किसके पास होता है? कानून बनाने का सबसे अंतरिम अधिकार संसद द्वारा पारित सभी विधेयक अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति की प्राप्ति के बाद ही कोई भी कानून बन सकता है। अगर राष्ट्रपति का साइन अगर किसी कानून पर नहीं होता है तो वो फिर कानून बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है ना? सोन नदी कहाँ से उद्गम निकलता है? देखो उद्गम स्थल से भी क्वेश्चन आते हैं। कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे जाके गिर रही है, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप उसे जाकर देखिए। ठीक है, तो ये जो नदी है वो अमरकंटक के पास से निकलती है। अमरकंटक जो कि विंध्याचल श्रेणी और विंध्याचल पर्वत और वहाँ पे पर्वतों में ये एक चोटी है अमरकंटक। ठीक है, वहां से निकलती है और आगे की तरफ बिहार की साइड होते हुए बहती है। चलिए अगला है प्रश्न, लोकसभा के पहले, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए, सॉरी कोसी नदी को मैं रिमेम्बर कर रहा था, कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है, लोकसभा के पहले घंटे के कामकाज को क्या कहा जाता है? पहला घंटा क्या बोला जाता है? तो उसे प्रश्नों के लिए समर्पित होता है, इसलिए इस काल को प्रश्न काल बोलते हैं। और इस पहले घंटे के बाद जो 11 से 12 के बाद जो दूसरा घंटा शुरू होता है उसे जीरो आवर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डंडी मार्च के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन जी थे। लॉर्ड इरविन जी दांडी मार्च कब हुआ था? जब नमक के लिए गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के साथ किया था। वहां पर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने स्टार्ट किया था इस मूवमेंट को और काफी ज्यादा चर्चित रहा था ये मूवमेंट। लॉर्ड इरविन के साथ उसमें समझौता करना पड़ा था गांधी जी को, तब जाके ये मूवमेंट समाप्त किया गया था। यहाँ पे अगला प्रश्न है, डुरांड लाइन्स बिटवीन द विच कंट्री, है ना? तो देखो डुरांड लाइन कहाँ पे है? अफगानिस्तान के साथ इंडिया का डुरांड लाइन शेयर होता है और पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी लाइन जो है वो डुरांड लाइन कहलाती है। वही पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और चाइना के बीच में भी लाइन है जिसे हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। तो इन इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंडिया का है ना, उनके जो नेम है ना, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसे याद रखा करिए। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को और ये किससे लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, आयरिश गणराज्य के संविधान से हमने इसे अडॉप्ट किया है। देखो भारतीय संविधान में जितने भी चीजें जैसे फंडामेंटल राइट है, राष्ट्रपति का पावर हो गया या फिर उसका निर्वाचन हो गया, है ना, और बहुत सारी चीजें जो है हमने अलग अलग जगहों से ली है। फंडामेंटल राइट की बात करें यानी कि आपके मूलभूत कर्तव्यों की बात करें तो हमने अमेरिका से लिया हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारे संविधान में की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कहाँ से ली हैं उस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उसे याद रखिए। कंप्यूटर से ये प्रश्न है, 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं? तो यहाँ पर 1 टीबी में 1024 होता है, ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, 1024 जीबी होता है। ठीक है, तो आप उसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, देखो दोस्तों अभी तक जो मैंने क्वेश्चन करा दिया, लगभग 75 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में जरूर आएंगे। अगर ये प्रश्न नहीं आते हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो आप उससे प्रिपरेशन जरूर करिएगा। और अभी तक आपने अगर वीडियो देखा ना तो भाई देखो लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं और भी इनिशिएटिव तरीके से काफी अच्छे तरीके से और जितने भी फेजेस बाकी के बचे हुए हैं उन सबको आपके 23 को जो पेपर होने वाला है ना उससे पहले लेके आने की कोशिश करूंगा। सारे वीडियोस में करा दूंगा, तो आपको फायदा हो जाएगा। और एक लाइक करने से कुछ होता नहीं है, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल आप उसे कर दो और किसी भी तरह की क्वेरी है ना तो जरूर कमेंट करना, मैं उसे अप्लाई करने की 100% कोशिश करूंगा।
और सब्सक्राइब तो आप कर ही देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा ना, जो वीडियोस आएंगी अगर आप इंटरेस्टेड तो जरूर करोगे, क्योंकि वैसा करने से ही आप अगली वीडियोस को भी आप देख पाओगे, है ना। बेल आइकन जो भी है आप उसे प्रेस कर दीजिएगा, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप ऐसा करोगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, काफी ज्यादा ड्रास्टिकली त्रासदी थी, ऐसी त्रासदी इंडियन हिस्ट्री में पहले कभी हुई नहीं थी। ठीक है, तो ये जो 2 से 3 दिसंबर 1984 की बात है, 1984 में यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। वहां पे हजारों लोगों की जान चली गई थी एट द टाइम। और उसका जो प्रेजेंस है ना, वो बाकी के टाइम में लगभग आज के टाइम पे भी देखा जाए तो वहाँ का माहौल कुछ अलग सा ही दिखाई देता है। लोगों में अपंगता आ गई थी, लोग अंधे हो गए थे, है ना, बहुत सारे डिजीज हो गई थी, तो बहुत ही भयंकर त्रासदी थी। और ये जो कंपनी थी वो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी थी, जो कि एक विदेशी कंपनी थी, है ना, उसको भोपाल में लगाया गया था। बहुत सारी लापरवाहियों की वजह से ये घटना घटी थी, जो कि इंडियन हिस्ट्री का एक काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। दूसरा ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें जो गैस स्रावित हुआ था वो कौन सा गैस था ना, तो मिथाइल आइसोसाइनेट आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में ऑक्सीजन हार्मोन होता है, इसका क्या काम होता है ना। तो ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है तना को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, पार्श्व कलिकाओं को विकास में ये हेल्प करता है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी में भी क्या होती है, ग्रोथ हार्मोन होती है, जो कौन रिलीज करता है, तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वो रिलीज करती है ना। इसी तरीके से प्लांट के एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है जिब्रेलिन्स प्लांट हार्मोन। अब इसका क्या काम होता है, तो जिब्रेलिन्स प्लांट हार्मोन जो होता है ना, वो विकास की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसमें स्टेम की लंबाई हो गई, अंकुरण हो गया, निष्क्रियता हो गई, फूल का आना, फल का आना, है ना। इसके अलावा पत्ते और फलों में बुढ़ापा, ये सभी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है जिब्रेलिन्स। तो ये हार्मोन्स को आपको याद रखने हैं। अटल पेंशन योजना की बात की गई है, इससे संबंधित प्रश्न आया था। तो आपको बता दूं कि अटल पेंशन योजना क्या है। तो देखो 40 वर्ष से कम आयु के जितने भी सदस्य हैं ना, और जो भी कर्मचारी हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, वो 5,000 रुपए तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना होता है कि स्टार्टिंग से 40 वर्ष की कम आयु से ही उन्हें कुछ पैसे यहाँ पर जमा करने होते हैं। वो आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे वो कम होता जाएगा, अगर आप लेट कर रहे हो तो वहां पर आपको पैसा ज्यादा जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे में 18 वर्ष से अधिक के लोग और 40 वर्ष से कम तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको 9 मई 2015 को लॉन्च किया था। काफी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आपकी उम्र ऐसी के बीच में आती है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल आती है, पेपर देने वालों भाई 18 से अधिक ही होगी ना। चलो अगला देखते हैं, बिम्स्टेक के सदस्य कौन नहीं है ना। बिम्स्टेक क्या है, एक बंगाल बे ऑफ बंगाल जो है ना, उसके आसपास के जितने भी नेशंस हैं, है ना, उनको मिला करके यहाँ पर 6 जून 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से बिम्स्टेक को बनाया गया था। और ये जो बिम्स्टेक होता है इसका फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसे आप याद रखना, इसे आसान याद रखना। और ये 6 जून 1997 को एग्जिस्ट में आया था। पहले इसमें देखो, पहले के टाइम पे क्या था, इसमें जितने भी नेशन है ना, नेपाल और भूटान इसमें नहीं थे, सिर्फ बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, ठीक है, ये सारे कंट्री थे इसमें शामिल। बाद में भूटान और नेपाल को शामिल कर लिया गया था। देखो इसको याद करने का मैं सिंपल सा ट्रिक क्या बताता हूँ। देखो बिम्स्टेक है ना, इसी के नाम में इन सारे देशों के नाम शामिल है, बिम्स्ट। यहाँ तक टी तक देख लो, बी से हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया म्यांमार, एस से हो गया श्रीलंका और टी से हो गया थाईलैंड। बाकी बचे दो, दो में एक हो गया नेपाल और दूसरा हो गया भूटान। तो आप एन बी यहाँ पे कर सकते हो, नेपाल और भूटान आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसे याद करना बहुत ही आसान है। इसका जो मुख्यालय है वो बांग्लादेश ढाका में स्थित है, ये भी आप याद रखना। 7 सदस्य इसमें शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय स्थित है ना, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल इन द रॉकेट, है ना, रॉकेट में किस तरह का फ्यूल का यूज किया जाता है। देखो लिक्विड केमिकल का यूज किया जाता है रॉकेट में, जो कि अलग से ऑक्सीजन को हेल्प से जलता है। तो उसमें क्या होता है, केरोसिन होता है, अल्कोहल हो सकता है, हाइड्रोजनेशन होता है ना, ये सब चीजें यहाँ पर यूज किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन हो सकता है, जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर काफी तेजी से ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। ऐसे लिक्विड का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस के किस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और फ्रांस ने यहाँ पर एक दूसरे के ऊर्जा सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया था। करंट का क्वेश्चन था, है ना, जनवरी 2021 में इसका हस्ताक्षर किया गया था। तो कभी कभी करंट क्वेश्चन इतने लेटेस्ट पूछ दिए गए थे
फिर जनवरी 2021 का, ये देखो पेपर मार्च में हुआ है, जनवरी 2021 का पूछा गया है। वहीं 2019 से भी पूछे गए थे प्रश्न। तो करंट काफ़ी मतलब फ्लक्चुएशन था इसमें करंट को लेकर के। फिलहाल अभी जो आपका 7th पेज पेपर होने वाला है ना, उसमें जो करंट पूछा जाएगा ना, वो अब मई अप्रैल अप्रैल से पहले का ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये भी पेपर ऑलरेडी बन के रखा हुआ है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाली है। ठीक है, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, 84 नंबर क्वेश्चन। और अभी तक आपने देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करते हैं, और अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन बढ़ेगा हमारा, और वीडियो अच्छा लेकर आपके आऊँगा, और भी आपकी सहायता के लिए यहाँ पे मैं काम करूँगा। ठीक है, तो देखो भाई, आखिरी जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की समान संख्या, ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो देखो, ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं ना, उसमें एक हाइड्रोजन होता है, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम होता है। ठीक है, तो ड्यूट्रियम की जो संख्या D2 होती है ना, उसका जो यूज होता है वो विमंदक के रूप में किया जाता है, नाभिकीय जब संलयन वगैरह होता है उसमें। ठीक है, तो इसका नाम होता है D2। ठीक है, ड्यूट्रियम बोलते हैं। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और काफ़ी आपको फायदा मिलेगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और बाकी की चीज़ें आपको मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। अगला फेज लेकर के आऊँगा जब आप यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, अच्छे तरीके से आप इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से ज़्यादातर लोगों के पास ये पहुँचेगा, ज़्यादातर लोग देखेंगे और उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए मोटिवेशन है। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और आगे चल करके मैं इन चीज़ों को और भी अच्छे करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।